अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ सर शकील अहमद मौजूद हैं और वो आपको सवालात जो से होते हैं अक्सर साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पूछे जाते हैं कि किस तरीके से लोगों को आना चाहिए, किन लोगों को आना चाहिए, किन को नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से हम हमसे ये सिलसिला सवालात का शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कैसे हो सैन? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तो बेसिकली हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में किन लोगों को आना चाहिए और किन को नहीं आना चाहिए। इसका ना आंसर बड़ा सिंपल सा है, लेकिन उससे पहले ना हमें ये चीज़ समझनी है कि साइबर सिक्योरिटी है। हम्म। अब बीइंग अ पाकिस्तानी, या मैं आपसे बात करूँ एज ए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट लोग हैं उनकी अगर बात करूँ, या खास तौर पे जो बीएससीएस कर रहे हैं, बीएसआईटी कर रहे हैं, ये जो लोग हैं, ये शायद ज़्यादा इस चीज़ को समझते हो। इनके जब ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं ना बीएससीएस में या बीएसआईटी के अंदर, तभी भी इनके पास ना अदर डिपार्टमेंट के या लॉ के आगे या आर्ट्स के आगे, तो इन लोगों को क्या कहते हैं, हमारी फेसबुक आईडी ठीक कर दो, हमारा अकाउंट ठीक कर दो, यार फलाना वाईफाई कंप्रोमाइज कर दो। इसी चीज को फिर बीएससीएस के जो स्टूडेंट हैं, ज्यादातर मेजोरिटी में, सबकी बात नहीं करते, मेजोरिटी पता क्या करते हैं कि ये जो है, इट्स कॉल्ड हैकिंग। और हैकिंग जो है उसे हम साइबर सिक्योरिटी में कंसिडर करते हैं। हमारा जो बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि हमारा माइंडसेट, हमारे अंदर जो साइबर सिक्योरिटी जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं बैठा हुआ। वो ठीक इसलिए नहीं बैठा हुआ क्योंकि हमने खुद ही इसके ऊपर स्टडी नहीं की कि एक्चुअल साइबर सिक्योरिटी है क्या। आपका सवाल ठीक है कि साइबर सिक्योरिटी में आना किसको चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। जिनको आना चाहिए उनके लिए क्या, और जिनको नहीं आना चाहिए उनके लिए क्या। पहली बात कि अपना रोड मैप सेट करो, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना साइबर सिक्योरिटी का, ये ठीक करना है। कॉन्सेप्ट ये है, मैं डेफिनेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक्चुअल कॉन्सेप्ट की तरफ आऊंगा। जैसे मेडिकल की फील्ड है ना, बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है। मैं कहूँ जी मैंने मेडिकल की फील्ड में जाना है, मेरा ये परफेक्ट आंसर नहीं, मेरा ये रोड मैप नहीं है, कैरियर रोड मैप नहीं है। मेडिकल में आपके पास फील्ड डिफाइन है। आपने स्पेशलिस्ट में जाना है, जनरल डॉक्टर बनना है, नर्सिंग बनना है, नर्सिंग की तरफ जाना है, आपने आरआईटी की तरफ जाना है, टेक्नोलॉजिस्ट आपको बनना है, आपने कोई आई स्पेशलिस्ट, हेयर स्पेशलिस्ट की तरफ जाना है। तो सेम थिंग जब हम बात करते हैं ना साइबर सिक्योरिटी, ये भी एक वास्ट फील्ड है। यहाँ पर आपके पास पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं। फिर इसके बाद आपके पास ऑडिट की फील्ड आती है, जिसे हम कंप्लायंस की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, सॉक की एक बहुत बड़ी फील्ड है इसके अंदर। तो ये बहुत बड़े डिपार्टमेंट है यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के अंदर। ये सारा कुछ मिल के साइबर सिक्योरिटी बनाते हैं, कोई एक डिपार्टमेंट साइबर सिक्योरिटी कंसिडर नहीं करता। ठीक है, पहली बात ये है कि अपने आप में ये जो है ना नॉलेज कॉन्सेप्ट बेसिकली है साइबर सिक्योरिटी का, वो ठीक तरह से बिठाना है कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। हम्म। अब बात करते हैं इसमें आना किसको चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। जैन इसका सवाल बड़ा, ये इसका सिंपल सा आंसर है, वो ये है कि इस फील्ड में वही बंदे आ सकते हैं या वही लोग इन हो सकते हैं जिसके पास पैशन है, जिसे लर्निंग का बहुत ज्यादा शौक है। बिना लर्निंग के, यानी कि बिना R&D, यानी कि रिसर्च एंड डेवलप किए बगैर इस फील्ड में आप ग्रोथ नहीं कर सकते। यानी कि मैंने लेट से कोई सर्टिफिकेशन किया, मैं किसी पोजीशन पे आ गया, एनालिस्ट की पोजीशन पे बैठ गया, इंजीनियर की पोजीशन पे बैठ गया, इनफ नहीं होगी बात। यानी आईटी, जैसे आईटी है ना, आईटी स्पोर्ट बने, आईटी स्पोर्ट से आप असिस्टेंट मैनेजर से 5 साल बाद आप 6-7 साल बाद या मैनेजर बन गए। आईटी में, साइबर सिक्योरिटी में कुछ नहीं होता। आपको प्रॉपर लर्निंग चाहिए। ये ये बियॉन्ड है। आपके पास एक्चुअल जो इंडस्ट्री में लीडिंग सर्टिफिकेशंस हैं, जो लीडिंग आपके पास कंप्लाइंस, सारे इनको स्टडी करना है। ठीक है, ग्रोथ रेट लेके चलनी है अपनी, कैरियर ग्रोथ है जिसे हम बोलते हैं। जब तक आप अपनी कंटिन्यूसली स्टडी, आपको लगता है कि मैं कंटिन्यूसली लर्निंग कर सकता हूँ, आपको डेली रिसर्च करनी पड़ती है नए अटैक्स के ऊपर। लेट्स से कोई वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई है, कोई जीरो डे वनरेबिलिटी आ गई, पैची सिस्टम आ गया है, ठीक है, लॉग 4j पीछे टाइम में आया था। ठीक है, जीरो डे वनरेबिलिटी थी, वो उसका पैच सिस्टम नहीं निकला हुआ था। तो इस तरह की केसेस में आपको क्या करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, स्टडी करनी। रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो जिस बंदे के पास पैशन है, पहली बात लर्निंग का, ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जिसके पास ये उसे लगता है कि मैंने अपना कैरियर बनाना है आने वाले 5 सालों के अंदर या 2 सालों के अंदर, एक अच्छी पोजीशन लेके चलना है, मोस्ट वेलकम। ये फील्ड उनके लिए बनी हुई है, जो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आए हैं, या मैं लेट्स से आप मैं कोई भी साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर है, या लेट्स से वट एवर कोई एबीसीडी बंदा एक साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर, दे आर अर्निंग अ वेरी गुड हैंडसम अमाउंट इन फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं और आप लेट्स से बात करता हूँ, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। लेट्स से
मैं अभी BSIT कर रहा हूँ या BScs कर रहा हूँ, मैंने देखा यार साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा स्कोप है मार्केट के अंदर। मेरी अभी ग्रिप नहीं है साइबर सिक्योरिटी की, या मुझे अभी इसको पता नहीं है। मैं क्या घुसा, मैं इंस्टीट्यूट में गया, कोर्स पूरा किए, सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन मैंने की, सर्टिफिकेशन किया, और जब मैं पोजीशन के लिए गया तो मुझे लग पता गया कि यार एक्चुअली एनवायरमेंट तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट बहुत अच्छी है। आप इवन अभी गूगल करें, मैं अभी आपको चैलेंज करता हूँ, अपनी मनपसंद की फील्ड है, बट साइबर सिक्योरिटी छोड़ दो, अपनी मनपसंद की फील्ड, लेट्स से डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वट कोई भी फील्ड है आपकी, ठीक है, जो आपको लगता है कि सेकंड या फर्स्ट फेज में आपको लगता है मैं इतना जाता तो मुझे जॉब मिल सकती है, आप उस फील्ड का नाम लिखो गूगल पर जाके एंड लिखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड, कुछ नहीं लिखना, जस्ट लिखना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एंड यू कैन सी दैट देयर इज अ नंबर कार्ड, कुछ किस तरह नंबर आएंगे, 3.4, 15, 5, 25, किस तरह नंबर निकलेंगे, फिगर निकलेंगे। जैसे मैंने कई फिगर्स निकाले हैं, ठीक है, मेरे कई क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हैं, कलीग्स हैं, तो उनके कई फिगर्स निकलते हैं, तो मैं परेशान होता हूँ। फिर मैं उनका कहता हूँ 2% या 2.5% की आपको परसेंटेज मिल रही है, ठीक है, उस परसेंटेज को वो ग्लोबल निकलेगी, उस परसेंटेज को आप इम्प्लीमेंट करो पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर IT सेक्टर डेवलप हो रहा है, अंडर डेवलपिंग है, अभी सही तरह डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, और जब तक अभी IT सेक्टर डेवलप नहीं होगी, साइबर सिक्योरिटी एक कदम आगे है, वो तभी बहुत आगे की बात है, ठीक है, उससे फिर उस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को इम्प्लीमेंट करो पाकिस्तान के ऊपर, इट्स गोइंग टू अ वेरी ह्यूज नंबर, ठीक है, तो नो डाउट। लेकिन जब आप सर्च करोगे ना साइबर सिक्योरिटी, आई विल गिव यू बेट 0% आपका आंसर निकलेगा, बिल्कुल 0%। वो कहते हैं ना इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है कि जब आपके पास सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो, जी डिमांड कम हो तो क्या होता है, प्राइस कम होती है, लेकिन जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो तो प्राइस तो इंक्रीज ज्यादा हो होती है। जाती है। तो इकोनॉमिक्स का ना दूसरा रूल चल रहा है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, ठीक है, तो नो डाउट फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत वास्ट फील्ड है, लेकिन यहाँ पर वही रह सकता है टिक जिसे हम कहते हैं टिक जाना, टिक वो सकता है जिसके पास जिसे लर्निंग का पैशन, ये नहीं कि मैं एक पोजीशन पे बैठ गया हूँ दैट्स का नहीं है, तो आपको क्या पता अगला बंदा आए उसी सीनियर पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे आप बैठे हुए हो, आपसे एक होनहार लड़का आके बैठ जाए, होनहार पर्सन आके बैठ, जिसके पास ज्यादा नॉलेज हो, तो फिर आप क्या कर लोगे? क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन इस तरह से नहीं है जिस तरह हमारी बाकी फील्ड, यहाँ कंपटीशन सर्टिफिकेशन को लेके, नॉलेज को लेके, जिसके पास ज्यादा नॉलेज है वो है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जिसे आपको सिक्योर करना पड़ता है, या जिस डाटा सेंटर का सिक्योर कर रहे हो वो कॉन्फिडेंशियल कंपनी का, जैसे अभी रिसेंटली ऊपर हुआ है, तो ऊपर का आप सुनो, एक IT बजट, पूरा IT कंपनी है, ठीक जी है, बजट है पूरा पूरा IT का, बिलियंस का बजट है उनका, उनका 2 बंदों के लिए कंपनी की पूरी बैठ जाए, उनकी रेपुटेशन गिर जाए, वो क्या ऐसे पर्सन के हाथ तो भी रखेंगे जो पर्सन अपने आप को जिसने अपडेट नहीं किया आज तक, 2 साल तक वहीं पे बैठे, उसने कोई लर्निंग नहीं सीखी, ट्रेडिशनल मेथड को इस्तेमाल करता जा रहा है, ठीक है, तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इफ यू हैव पैशन आप इस फील्ड के अंदर आ सकते हो, बट पैशन के साथ साथ लर्निंग बहुत जरूरी है, इसमें R&D बहुत जरूरी है जी। सही। तो दूसरा हमारा सवाल हो गया, पहला हमारा सवाल जो है पहला क्लियर हो गया कि किन लोगों को आना चाहिए। अब जिन लोगों को आना चाहिए वो किस पाथ को फॉलो करके आ सकते हैं? जैसे कि आपने बताया कि इसकी बेशुमार डोमेन्स है, मोटी मोटी सी जो सी वेल नाउन जो सी डोमेन्स है या ज्यादातर जो सी चलती हैं, वो हम उनको बेसिकली देख लेते हैं कि ऑफेंसिव, डिफेंसिव और ऑडिटिंग। तो इन तीनों में जो से है हम किस तरीके से, अगर किसी ने शुरू करना है तो आना चाहता है तो वो किस तरीके से इनको अप्रोच कर सकता है? लेट्स से किसी बंदे ने आना है फील्ड के अंदर, आना है, लेट्स से मैंने किस फील्ड के अंदर, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? पहली बात, हमें प्रॉपर रिसर्च नहीं आती, हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, ठीक है, यू नो हम गूगल नहीं करते, हम साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ढूंढने लग जाते हैं, ठीक है, जब तक हम अपनी रिसर्च नहीं करेंगे ना हम इसमें नहीं आ सकते। लेकिन मैं अपने इसका आंसर देता हूँ, ये है कि लेट्स से आपको इस फील्ड के अंदर आना है तो स्टार्ट कहाँ से होगी जर्नी? जर्नी स्टार्ट होती है, आपने BScs किया है, यहाँ पर नेसेसरी जो है ना आपकी बैचलर नेसेसरी, ठीक है, अगर आप इस फील्ड में आने, आपकी ICIS यानी इंटरमीडिएट हो गया, आप मैट्रिक हो गया, वो तो बहुत छोटी चीज है ना, वो आप उसे कंसिडर ना करें। आपकी जर्नी शुरू होती है एजुकेशन के लिहाज से बैचलर। ये भी याद रखें कि बैचलर करने के बाद आप BScs में कर रहे हैं, BSIT में कर रहे हैं, या BSSE में कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, ठीक है, आपको जॉब नहीं मिलने वाली इन फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि फ्रेशर की जॉब इस तरह नहीं होती इस फील्ड के अंदर। यू नीड एटलीस्ट सर्टिफिकेशन इस फील्ड के लिए, ठीक है, अब सर्टिफिकेशन भी प्रॉपर डिफाइन है यहाँ पर, उनका एक प्रॉपर रोड मैप बना हुआ है सर्टिफिकेशन का। अब सर्टिफिकेशन यहाँ पर PhD लेवल की आप समझो, यानी एक आखिरी लेवल है, उसकी सर्टिफिकेशन भी है,
और एक बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन भी है। अब बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन में जब हम कंसिडर करते हैं ना, तो बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है, बेशुमार इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन हमारे पास एक्चुअल इंस्टीट्यूट को पिक करना, कौन सा इंस्टीट्यूट राइट है मेरे सर्टिफिकेशंस के लिए, वो सबसे जरूरी है। तो अब इस कैटेगरी में आपके पास आते हैं 3 इंस्टीट्यूट जो बेसिक्स लेवल के सर्टिफिकेशन आपको देते हैं। एक है ईसी काउंसिल का सीएच, अब इसमें भी उन्होंने डेफिनेशन डिफाइन किए हुए प्रैक्टिकल और क्विज वाला, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है कॉम्पिटिया। कॉम्पिटिया के आपके पास 2 सर्टिफिकेशन हैं, या तो सिक्योरिटी प्लस ले लो या पेन टेस्ट प्लस ले लो, ठीक है। एंड देन आपके पास एक नई कंपनी है ईलन सिक्योरिटी, विच इज अ गुड, मैं कहता हूँ बेस्ट कंपनी से चल रही है। अब इनका एक सर्टिफिकेशन है ईजीटीपी, ईलन जूनियर पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। अब ये 3 सर्टिफिकेशन है, सॉरी 3 इंस्टीट्यूट है, 3 डिफरेंट सर्टिफिकेशन में आते हैं, लेकिन ये जो 3 सर्टिफिकेशन है ना, ये बेसिक लेवल के सर्टिफिकेशन है, यानी कि अगर आपको इस फील्ड में आना है, आपको इन 3 में से कोई सर्टिफिकेशन सेट कर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मार्केट के लिहाज से कि इन 3 सर्टिफिकेशन में आपके पास अच्छा सर्टिफिकेशन कौन सा है। लेट्स से आपने $500-600 लगा दी एक सर्टिफिकेशन के ऊपर, लेकिन जब आप मार्केट में जॉब के लिए अप्लाई करने चली, तो वहाँ पे तो नेसेसरी की और सर्टिफिकेशन है, वहाँ पे डिमांड किसी और सर्टिफिकेशन की जा रही है, क्योंकि वेल नॉन जो क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन जिसे सर्टिफिकेशन कहते हैं, जो वेल नॉन हो, ठीक है, दुनिया से जानती हो, वो सर्टिफिकेशन कौन सा है। तो इसकी ना हिस्ट्री आपके इंस्टीट्यूट्स के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे ईसी काउंसिल बहुत पुराना चलता था, 1-2 से चलता है, ठीक है। इनका है सबसे ओल्ड सीईएच। सीईएच अगर लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 10 जॉब्स आई हुई है मार्केट के अंदर एज ए साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या पेनिट्रेशन टेस्टर की, जो जूनियर लेवल का होता है, ठीक है। तो उसमें जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन होगा ना, वो सीएच होगा, 10 में से 7 नौकरियों का, ठीक है। जो बाकी रहेगी ना 3 जॉब्स आपके पास, ये 3 से 4 जॉब्स रहेगी हैं, इसमें कंपल्सरी होगा कि आपके पास सिक्योरिटी प्लस है तो आ जाओ, पेन टेस्ट प्लस भी है तो भी आ जाओ, ईलन का ईजीटीपी है तो भी आ जाओ, ठीक है। लेकिन आपके पास जो मेजोरिटी में सबसे बड़ा नंबर होगा ना, वो आपके पास होगा ईसी काउंसिल का सीएच, ठीक है। सो यू नीड टू स्टार्ट विद द ईसी काउंसिल सीएच। ये बिगनर लेवल सर्टिफिकेशंस है, बट ठीक है, अच्छा नॉलेज आपको प्रोवाइड कर देता है फॉर द फर्स्ट स्टेजेस, आप इस फील्ड के अंदर आ सकते हो। अब आने के बाद अब आपके ऊपर है कि आप अपनी फील्ड कैसे डिफाइन करते हो। सही। अच्छा, अभी आपने बैचलर्स का बताया कि बैचलर्स आपका मस्ट होना चाहिए। क्या हम बैचलर्स से पहले भी इस फील्ड में आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मैंने अभी बैचलर्स कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। मेरा अभी चल रहा है 3rd सेमेस्टर जो सा स्टार्ट होने वाला है। तो इफ आई हैव इनफ नॉलेज, जो सा बैचलर्स खत्म होने के बाद सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन के साथ अगर किसी का है, तो क्या मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसमें मैं कोई ज्यादा राय अपनी खास दे नहीं सकता, इट डिपेंड ऑन द कंपनी पॉलिसी। जहां पर आप अप्लाई कर, जिस पोजीशन पे आप अप्लाई कर रहे हो, क्या वहां पर आपको कंसिडर किया जा सकता है कि नहीं। फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि मैं पहली बात है कंसिडर इस तरह करूंगा कि अगर मेरे पास 10 रेज़्यूमे आई हैं, 10 लोगों की आई हैं, और जो मैंने चीज मांगी हुई है उसमें से कोई 2 बंदे फुलफिल हो रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको कंसिडर नहीं करूँ, ठीक है। हम्म। बट लेट्स से अगर मेरी उनसे बात नहीं हो रही, नेगोशिएशन नहीं चल रही सैलरी के ऊपर, तो मैं फिर आपको अप्रोच करूंगा लास्ट, ठीक है। फिर बात इस तरह हम लेके चल सकते हैं कि आप स्टडी किस तरह कंटिन्यू करोगे। बट जो फ्रेशर्स होते हैं ना, यानी कि जिनकी अभी सॉरी फ्रेशर कह रहा हूँ, जिनकी अभी जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, ये जो अभी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 7वां सेमेस्टर है या 6वां सेमेस्टर है, ठीक है, या 8वां चल रहा है अभी उनका, तो कोशिश ये होती है कि उन्हें टच ना किया जा सके, ठीक है। क्योंकि देखो स्टडी और साथ जॉब कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। तो यही है कि इसमें कंसिडरेशन जो रेट है ना आपके पास, वो बहुत स्लो है, ठीक है। बट प्रेफर ये है कि नॉलेज के साथ साथ आप लेट्स से आप बैचलर कर रहे हो, नॉलेज लेके अच्छी बात है, आफ्टर बैचलर सर्टिफिकेशन यू हैव, आप क्या कहते हैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, जो इंटर्नशिप भी रिमोटली वाली, पाकिस्तान में नहीं, मतलब फिजिकल नहीं, फिजिकल भी अगर करनी है तो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में करो, किसी ऐसे इदारे में करो जहाँ पे डिपार्टमेंट प्रॉपर एक बना हो, ठीक है। तो आपके पास एक अच्छा नॉलेज है, उसके बाद मार्केट में आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि आपके पास रेज़्यूमे एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट मेंशन हो। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे हमारा सवाल है, डस ग्रेड्स रियली मैटर? के जो से ग्रेड्स जो से होते हैं, सीजीपीए मैटर करता है? अगर आपको मतलब के रिज्यूम्स जो रिज्यूमे जो सी हैं वो लोगों ने सेंड किए हैं, तो आप उनके ग्रेड्स को देखेंगे या नहीं देखेंगे? या अच्छा फिर जो सा उनका एक्सपीरियंस है या फिर उनका जो से प्रोजेक्ट्स है वो आप उनको फोकस करेंगे जो से उन्होंने अभी तक अचीव किया है? अच्छा, मैं ना यूजुअली पता क्या, अभी भी मैं रिसेंटली हमने रेड टीम है, हमें जरूरत थी, तो मैं अक्सर यूजुअली जो है अपनी टीम में लोग को हायर करता रहता हूँ।
अब इसमें ना कॉन्फ्लिक्ट जो है ना सबसे बड़ा, वो ये है कि रेज़्यूमे हम लोग ठीक तरह से डिज़ाइन आज तक कर ही नहीं पाए। सही। हमने जाना तो साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर है, हमें एचआर सिस्टम्स नहीं पता कि आज से पता है क्या है, एचआर सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड किए गए हैं जहाँ पर आपके पास फिल्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। और रेज़्यूमे में क्या होता है, ट्रेडिशनल अजीब-अजीब से टेम्पलेट हम यूज़ कर लेते हैं, पिक्चर्स लगा ली शादियों वाली, ठीक है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि रेज़्यूमे मैं बैक टू पॉइंट, ये एक अलग टॉपिक है, इसमें किसी और दिन बहस करेंगे, जैसे आपको मुनासिब लगे जिस दिन बहस करनी हो, किसी दिन कर लें तो कोई मसला नहीं है। कहने का मकसद ये सीजीपी, देखो मैं 3 से तो नीचे कंसिडर तो नहीं ना पहली बात करूंगा, ठीक है, 3 से ऊपर जाएगा तो मैं कंसिडर करूंगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। फिर एक्सपीरियंस किन टूल्स के ऊपर है, किन आपके पास मेथोडोलॉजी के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपके पास किन 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 एरिया के अंदर एक्सपीरियंस है, वो मेरे लिए ज्यादा मैटर होगा। सी जब हम बात करते हैं ना साइबर सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस विद स्किल, जो स्किल को आपको शो कर रहा होता है, ठीक है, वो ज्यादा मैटर करता है बानिस्बत आपकी ये सीजीपी और इस तरह। मेरी खुद पर्सनल सीजीपी जो थी वो 375 थी, मैं तुम्हें अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है, 375 सीजीपी थी, और वो मैंने अपनी रेज्यूमे मेंशन नहीं की थी, ठीक है। मेरी रेज्यूमे, क्योंकि रेज्यूमे बनाने का तरीकाकार होता है, आप आप अपनी एजुकेशन मेंशन करो, क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जा रहे हैं, मैंने कोई आईटी मैनेजर की तरफ नहीं जाना है, आईटी सपोर्ट की तरफ थोड़ी जाना है, जहाँ पे मेरी सीजीपी मैटर करेगी कि मेरे पास एटलीस्ट कंप्यूटर का नॉलेज हो, हार्डवेयर का नॉलेज हो, मेरी एक अलग फील्ड है, ठीक जी। है, तो एक अलग क्राइटेरिया आ रहा है, तो सीजीपी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन 3 से कम होगी तो डेफिनेटली एक डाउनफॉल है, और ये तरीकाकार होता है कि आप वो मेंशन ही ना। सही हो गया। चलें ठीक है। अच्छा, अभी हमारे काफी हद तक क्वेश्चन जो से है वो क्लियर हो चुके हैं, और दूसरा बल्कि चौथा क्वेश्चन जो सा है वो जो सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जी डिफेंसिव साइड, ऑफेंसिव साइड या ऑडिटिंग, तो इसमें जो सी है कौन सी फील्ड को चूज किया जाए, कौन सी फील्ड जो सी है किसके लिए बनी है। आई मीन एक पर्सन है, वो देखना चाह रहा है कि मैं किस फील्ड या किस डोमेन के लिए बना हूं, तो वो कैसे उसको देख सकता है, उसको क्या करना चाहिए। अच्छा, ये ऑफेंसिव, पहली बात, ऑफेंसिव जो है ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग की एक फील्ड है, मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कंसीडर। अब मैं आपको इसका सिंपल आंसर देता हूँ। अक्सर ये ना एक रोड मैप है, लेट्स से आपने सर्टिफिकेशन पहला कर लिया है, आगे क्या करना है, आगे आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप्स होती हैं, आपने कंप्लेंट्स की तरफ जाना है, आपने सॉक की तरफ जाना है, आपने पेन टेस्टिंग की तरफ जाना है, रिसर्चर की तरफ जाना है, ठीक है। ये अब यहाँ पर कौन लोग अपने आप को किस तरह कंसिडर कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। आपके पास कोडिंग का अच्छा स्किल है, प्रोग्रामिंग में अच्छा नॉलेज है, आपको लगता है कि आप कोडिंग अच्छी तरह कर सकते हो, आपको कोडिंग की ग्रिप है आपके पास, ठीक है, गो विद द पेनिट्रेशन टेस्टिंग, अच्छी फील्ड, बहुत अच्छी फील्ड है, इसका स्कोप अच्छा है, इसकी सैलरी पॉइंट बहुत अच्छी है, जिसका प्रोग्रामिंग में अच्छा नॉलेज है, उसके पास एक अच्छा रोड मैप है कि उसे लगता है कि मैं 5 साल बाद अपने आप को सीसो ऑफिसर में लेके जा सकता हूँ, मैं सीसो पे कंसिडर कर सकता हूँ, सीसो तो नहीं है, कंसल्टेंट ले सकता हूँ, सीनियर कंसल्टेंट की तरफ जा सकता हूँ, या सीनियर पेनिट्रेशन से अपने आप को 5 साल, 5 साल कंसिडर कर सकता हूँ। कोडिंग के उसके पास कोडिंग का, उसे लगता है कि कोडिंग मेरे पास जो है नॉलेज जो है ये अच्छा है, मेरी कोडिंग में ग्रिप है, पेन टेस्टिंग अच्छी फील्ड है, ठीक है। लेकिन लेट्स से आपको कोडिंग से ज्यादा नफरत, कोडिंग नहीं आती, यूजुअली लोगों का है, कोडिंग जी। नहीं आती। कोडिंग इसलिए है कि लेट्स, जब हम बात करते हैं ना पेन टेस्टिंग की बात करें, तो देयर आर सम ऐसे सिनेरियो हैं जहां पर आपको अपने टूल डिजाइन करने पड़ते हैं, सब्जेक्ट को समझते हो, टारगेट को समझते हो, ठीक है। लेट्स से आपको बैंकिंग का कोई ऑथेंटिकेशन बाईपास करना है, तो आपको पहले सोर्स कोड देखना पड़ता है, ठीक है, आपको प्रॉपर जायजा लेना पड़ता है, देन आप उसके मुताबिक टूल डिजाइन करते हो, ठीक है। अच्छा, अब वहां पर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। लेट्स से अब आपके पास नॉलेज नहीं, आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग यार मैं नहीं कर सकता, ठीक है, इतनी मेरी ग्रिप नहीं है, मतलब मुझे नॉलेज, मैं उससे ज़्यादा सीख नहीं जल्दी पाता, ठीक है, ऊपर से गुजर जाती है प्रोग्रामिंग आपकी। तो साइबर सिक्योरिटी बड़ी ईजी है, इसमें टेक्निकल फील्ड भी और टेक्निकल फील्ड भी है, आप सॉक की तरफ भी जा सकते हो। सॉक जो है पेनिट्रेशन से थोड़ी सी नीचे वाली फील्ड है, नीचे से मुराद ये है कि उसमें आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं चाहिए। अब सॉक में जी। भी लेवल लेवल जो है वो आपके पास ब्रीफली बनाए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ये बड़ी अच्छी फील्ड है, लॉग्स को एनालाइज करना है, इवेंट मॉनिटरिंग करनी है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स करना है। लेकिन ये लेवल 1 से जाने शुरू जब आप करते हो ना, आपको ऐसा ऐसा नॉलेज जो है ना वो मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, लेट्स से आपको लगता है कि आप वो भी नहीं कर पाते, फिर आपके पास आती है फील्ड अनटेक्निकल। अनटेक्निकल फील्ड जो है वो कंप्लाइंस की, और ये जो डेडिकेटेड बनाई गई है ना आईटी मैनेजर्स और आईटी फील्ड, आईटी वाले लोगों के लिए ज्यादा बनाई गई है, क्योंकि अगर वो समझते हैं कि कंप्लाइंस उनके लिए ज्यादा गुड है, गो एट, आपको लगता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे काम कर सकते हो,
आप पॉलिसीज बना सकते हो, क्योंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। आप कंप्लायंस की तरफ चले जाएं, ठीक है, यानी कि जीआरसी डोमेन्स की तरफ चले जाएं, जहां पर आपको फ्रेमवर्क्स मिलते हैं डिफरेंट आईएसओ 27001 टू 9001, निस्ट फ्रेमवर्क्स आपको मिलते हैं, निस्ट फ्रेमवर्क आपको मिलते हैं, इस तरह डिफरेंट फ्रेमवर्क्स मिलते हैं। वो टेक्निकल फील्ड नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन फील्ड है। आपको पॉलिसी बनानी है, आपको उसके बाद उसी पॉलिसी का अपने ऑडिट करते रहना है, या आप ऑडिट की तरफ चले जाएं, बनी बनाई पॉलिसी का आपने क्या करना है, ऑडिट करना है। ये एक अच्छी फील्ड है, लेकिन थोड़ी सी इसमें यह है कि इसमें थोड़ी स्टडी चाहिए होती है। स्टडी से मुराद इसमें भी डिफरेंट सर्टिफिकेशन आ जाती हैं, जैसे सीसा आ जाता है, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर आ जाता है, आपके पास वो सर्टिफिकेशन है, देन आप इस फील्ड में जा सकते हैं ऑडिट की तरफ। कंप्लाइंस है आपके पास, आप सीजन ले लें, सीएसएसपी ले लें, ठीक है। तो एक तो पहली बात, मैं सवाल से ना आगे काफी चला गया हूँ। एक तो हमारे पास ना सर्टिफिकेशन की जर्नी भी शुरू हुई है। मैंने साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाना है, मैं अक्सर देखता हूँ लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया सीएसएसपी की तरफ से, लगे होते हैं स्टडी का और लगे होते हैं, ठीक है। और सीएसएसपी तो नहीं, खैर इंस्टीट्यूट की सर्टिफिकेशन ली होती है, और जब एक्चुअल सीएसएसपी के डोमेन्स है उनका किसी से पूछ लो तो सर ये तो पढ़ा नहीं था, ये तो हमें पता नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि ये सर्टिफिकेशन भी डिफाइन है। खैर, तो बेसिकली ये है सवाल का आंसर कि इसमें फील्ड डिफाइन है, पेन टेस्टिंग है, प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा नॉलेज है, प्रोग्रामिंग की तरफ जाएं। अगर आपको लगता है प्रोग्रामिंग थोड़ी सी आपकी स्लो है, सॉक की तरफ चले जाएं, ठीक है। आप सॉक को आपको लगता है सॉक भी अपनी गुड नहीं है, देन अनटेक्निकल फील्ड आपके पास सिर्फ कंप्लाइंस आती है। इसके अलावा आपके पास अनटेक्निकल कोई फील्ड नहीं है कंप्लाइंस के अलावा, यानी कि फ्रेमवर्क्स के अलावा कोई तीसरी फील्ड आपके पास नहीं है। सही। तो अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि जी इसके प्री रेक्विजिट्स क्या हैं। लोग कहते हैं कि आप सीसीएनए कर लें, आप जो उनसे है वो प्रोग्रामिंग, अभी प्रोग्रामिंग का तो आपने क्लियर कर दिया। अभी मैं दोबारा इसको ऐड कर लूंगा कि प्रोग्रामिंग को अभी एक्सक्लूड कर देते हैं। अच्छा, नेटवर्किंग का लोग कहते हैं कि आप सीसीएनए करें, ठीक है, तो आपको ये राउटर जो से है वो कैसे काम करता है, ये आप वायर कैसे लगाते हैं, तो ये चीजें कितना नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, या कौन कौन से प्री रेक्विजिट्स हैं जो उनसे आपको करने चाहिए इन तीनों डोमेन्स में, या इन तीनों मेजर फील्ड्स में आने से पहले। देखो जैन, एक तो बहुत बड़ा हमारा अलमिया ये है कि हम ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं स्टडी करने के लिए। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करने लगा हूँ। हम ऐसे इंस्टीट्यूट्स में चले जाते हैं जहाँ पर जो पढ़ा रहा है ना हमें पर्सन, ठीक है, वो खुद या तो वेब डेवलपर है या नेटवर्क इंजीनियर है, और पढ़ा क्या रहा होता है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। ये रियलिटी है, ठीक है, हमें जी। इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वो पढ़ा को क्या रहा होता है, साइबर सिक्योरिटी का खुद नहीं पता होता, खुद कुछ नहीं पता होता, लेकिन पढ़ा क्या रहा होता है, सीसीएनए, सीसीएनपी, सिस्को के राउटर, स्विचेस के बारे में पढ़ा रहा होगा। देखो, आपका काम नहीं नेटवर्क इंजीनियर बनना, वो नेटवर्क इंजीनियर की फील्ड है, नेटवर्क साइड फील्ड है। आपका काम है उसको सिक्योर करना, आपको उसकी लेयर्स के बारे में समझना, आपको समझना और ऐसा ही मॉडल समझना, ठीक है, इन डेप्थ में समझो उसको। लेकिन मैं आपको समझाने पढ़ाने बैठ जाऊं, बेटा ये तार होती है, ये इसकी ये फाइबर ऑप्टिकल तार है, ये फायरवॉल्स हैं आपकी, ये सीसीएन, मैं आपको सीसीएन पढ़ाने बैठ जाऊं, मैं 6 महीने का कोर्स आपका, पहली बात है कोर्स आवर्स के होते हैं, घंटों के हिसाब से होते हैं, ठीक जी। है। 6 महीने के नहीं होते, 3 महीने के भी नहीं होते, 2 महीना 1.5 महीना इनफ है अगर आप वीकेंड क्लासेस ले, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि आप, पहली बात है कि आपको राइट इंस्टीट्यूट सेट करना पड़ता है, या राइट आपके पास ट्रेनिंग लेनी पड़नी है आपको उस पर्सन से जो उस फील्ड में काम कर रहा है, वही आपको सही तरह से गाइड कर पाएगा कि आपने एक्चुअल क्या पढ़ना है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो सीसीएनए फर्स्ट स्टेज के अंदर, आप पढ़ रहे हो सीसीएनपी पढ़ रहे हो, हवावे के आप कोर्सेज करने बैठ के हो, वो साइबर सिक्योरिटी नहीं है, वो गलत रोड मैप है आपका, बिल्कुल गलत रोड मैप है आपका, ठीक है। इन फर्स्ट स्टेजेस एज ए बिगिनर मैं आपको वो गाइड करता हूँ कि एज ए बिगिनर आपको क्या नॉलेज चाहिए। एसी कौंसल के मॉड्यूल्स पकड़ो, 20 मॉड्यूल्स हैं, सेपरेटली आप हर मॉड्यूल्स की, मैं आपको फ्री वाली बात बता रहा हूँ कि विदाउट एनी कॉस्ट हर मॉड्यूल्स को पकड़ो, गूगल पर सर्च करो, आपको प्रॉपर आर्टिकल्स मिलेंगे कैसे डिफाइन है, 20 के 20 मॉड्यूल, ठीक है। इसी तरह कॉम्पोडिया पकड़ो या बाकी बाकी सर्टिफिकेट पकड़ो। लेट्स से आपको लगता है कि आप आर्टिकल्स पढ़ने में रीडर, तो आप ऑथेंटिक ट्रेनिंग लगा लो उस पर्सन से जो उस फील्ड में काम करे, वही आपको डेडिकेटेड सही तरह से गाइड करेगा, ठीक है। मैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में नहीं हूँ, आप मेरे पास आप कोर्स कर रहे हो, मैं आपको कोर्स तो करवा दिया है, लेकिन जब आप सर्टिफिकेशन के लिए जब अप्लाई कर रहे हो, जब आपने एग्जाम देने आपको, ये मैंने क्या पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा वो तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इन फर्स्ट स्टेजेस, कहने का मकसद ये कि इन फर्स्ट स्टेजेस आपको ना तो सीसीएनए की जरूरत है, ये आपका काम नहीं है। प्रोग्रामिंग की जहां तक रही बात, देखो एज ए बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू प्रोग्रामिंग अगर आपके पास है, अच्छा अच्छा प्लस पॉइंट है, बट नहीं है कोई मसला नहीं।
कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि इन फर्स्ट स्टेज जो आपके पास 3 सर्टिफिकेशन है ना, यहाँ पर आपको अपने टूल डिजाइन नहीं करने पड़ते, ठीक है। प्रोग्रामिंग का कोई अच्छा खासा नॉलेज आपके पास नहीं है, आपने बैचलर की हो गया तो अच्छा पता होगा कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो क्या है, HTML क्या है, ये प्रोग्राम कैसे डिजाइन करना है, भाई इतनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए आपको, ठीक है, इन फर्स्ट स्टेज। बट व्हेन यू आर गोइंग टू द प्रिपेयर द OSCP सर्टिफिकेशन, या इस तरह से इससे आगे जाते हो, CRTP की तरफ जाते हो, सो यू नीड अ प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपको बैश चाहिए, पाइथन चाहिए, सी शार्प चाहिए, इस तरह की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, बट वो अगला स्टेज है। बट फॉर द फर्स्ट स्टेजेस आपको इतनी नॉलेज नहीं चाहिए प्रोग्रामिंग के लिहाज से। और प्लीज आप जो है ना एक्चुअल रोड मैप को फॉलो करें, और एक्चुअल ऑथेंटिक पर्सन के पास ट्रेनिंग लें, ना कि ये, अब मैं क्या कहूँ कि टाइम इज अ मनी, ये जो वर्ड है ना, जिसको समझ में आ गया, यकीन करें वो चढ़ गया इंसान, वो तर हो गया। मेरी 25 साल उम्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग सीनियर साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट DG फॉर सिक्योरिटी, माशाल्लाह। सीनियर पोजीशंस है, मैं टीम को पूरा लीड कर रहा हूँ। बट कहने का मकसद ये प्रॉपर रोड मैप हो, विद प्रॉपर द मेंटोरशिप, या हम उसकी बात कर लेते हैं द ऑथेंटिक आर्टिकल या बुक, एक्चुअल बुक्स बहुत आप अच्छा खासा नॉलेज दे देती हैं, बुक्स पढ़ लो या ऑथेंटिक जगह से कोर्स कर लो, बात ही ना। सही। तो अभी आपने रोड मैप का बताया कि ऑथेंटिक रोड मैप को फॉलो करना चाहिए, तो अब हम ऑथेंटिक रोड मैप कहाँ से लें, ये बताएं। ऑफेंसिव में जाना है, डिफेंसिव में जाना है, सवाल अगला यही बनता है कि ऑडिटिंग में जाना है, तो रोड मैप किधर से हम पकड़ सकते हैं? देखो रोड मैप अगेन ना हर अलग अलग कैटेगरी के ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से मुझे पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है तो उसका एक अलग रोड मैप, मुझे सॉक की तरफ जाना है तो उसका एक अलग रोड मैप है, मुझे कंप्लायंस की तरफ जाना है, यानी कि फ्रेमवर्क्स की तरफ जाना है तो उसका एक अलग रोड, ठीक है। लेकिन इनकी जो जर्नी शुरू होती है ना, वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास एटलीस्ट सर्टिफिकेशन हो इंडस्ट्री में इन होने वाला, बेसिक सर्टिफिकेशन, ताकि सॉरी जो हमें बेसिक नॉलेज दे सके कि फील्ड है क्या, ठीक है। लेट्स से आपने पेन टेस्टिंग में जाना है, आपके पास EGTP का EGTP है, ई लर्न सिक्योरिटी का जी। सर्टिफिकेशन है। मैं अगर कंसीडर करूँ 3 सर्टिफिकेशन को, कॉम्पिटिया का पेन टेस्ट, इसी का CH और ई लर्न का EGTP, इनमें से तीनों में सबसे जो बेस्ट नॉलेज आपको देता है ना, वो ई लर्न का EGTP है, कम प्राइस में अच्छा मटेरियल दे रहा है, ठीक है। लेकिन खैर मार्केट के अगर लिहाज से देखें तो CH अच्छी डिमांड में है, उसकी अच्छी वैल्यू है, वो मार्केट में अच्छा रिकॉग्नाइज रखता है अपने आप को। अब उसमें अगर आप जाते हो, वो करते हो, आपके पास फिर रोड मैप शुरू होते हैं, आपने पेन टेस्टर बनना है, सॉक बनना है, या कंप्लायंस की तरफ आपने जाना है। लेट्स से आप जा रहे हो पेन टेस्टर की तरफ, आप पहले जॉब करो मार्केट के अंदर, ठीक है, एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर अंडर दी सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक है। आप किसी सीनियर पेनिट्रेशन के नीचे जॉब करो, आप सीखोगे कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। जब आप वो सीखोगे तो आपको पता होगा कि मुझे अब वेब एप्लीकेशन की तरफ जाना है, मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाना है, या वायरलेस की तरफ जाना है, क्योंकि इसमें भी कैटेगरी डिफाइन, ठीक है। फिर आप डिफाइन करते हो कि अब इस कैटेगरी में सर्टिफिकेशन कौन कौन से है। देखो जब आप फील्ड में इन होते हो ना, आपको पता होता है कि यार मुझे ये बनना है, मुझे 2 साल बाद इस बंदे की जगह मुझे लेनी है, या मुझे सीनियर साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है, तो आपको पता होता है कि मुझे ये नॉलेज चाहिए या ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन चाहिए, आप खुद जरूरत करते हो इसमें। आप जब आप इन हो जाते हैं ना, ये वो वाइड फील्ड है जब आप खुद इसमें खुद ही लर्निंग करने लग जाते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि यार मैंने नहीं किया तो किसी और ने मेरी जगह ले लेनी है, एग्जैक्टली। ठीक है। ये रियलिटी है। तो अब यहाँ पर अगेन सर्टिफिकेशन डिफाइन हो गए हैं, वेब एप्लीकेशन जाना तो उसके अलग सर्टिफिकेशन है, एप्लीकेशन के लिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए, iOS एप्लीकेशन अलग है, वायरलेस के लिए अलग है। लेकिन उनमें सबसे जो डिमांडेड सर्टिफिकेशन है ना मार्केट के अंदर, वो है OSCP। एक ऐसा रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेशन है मार्केट के अंदर एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर, अगर आपके पास है, आप एज ए सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर भी, लेट्स से आपके पास 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, ठीक है, पेन टेस्टर के तौर पर आपके पास OSCP आ गया, आप अब अगली जो पोजीशन पर अप्लाई करोगे वो सीनियर पोजीशन होगी, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है OSCP, ये बड़ा रेयर सर्टिफिकेशन है, और इसका एग्जाम का सिनेरियो बड़ा मुश्किल है। जी। अब बात करते हैं सॉक वाली। अब सॉक के लिए क्या है? जी जी। माजरत माजरत इधर मैं कट करना चाहूंगा आपका एक ना इसकी मतलब के जो सा आजकल इसको टक्कर दे रहा है वो PNPT BLO काफी जो सा है ना, OSCP की बजाय PNPT को कंसीडर कर रहे हैं ड्यू टू इट्स कॉस्ट, क्योंकि काफी हाँ ज्यादा ये सस्ता भी है और इसमें काफी ज्यादा जो सा है वो एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह का नॉलेज वगैरह इसमें मौजूद है, तो इसलिए लोग इसको PNPT को कंसीडर कर रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या राय है इस बारे में?
पीएनपीटी जो है वो टीसीएम सिक्योरिटी की तरफ से इशू किया जाता है। मैंने उसके खुद मैंने इसे चेक किया होगा, सर्टिफिकेट में मैंने नहीं लिया, मैंने उसको कोर्स का मटेरियल चेक किया होगा। इस पता है इसमें अगर हम डिफाइन करें तो क्या क्या है, ओएससीपी में ना सीडीएफ चैलेंज ज़्यादा है, कैप्चर द फ्लैग जो चैलेंज है ना ये ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो पीएनपीटी है ना ये डिज़ाइन किया गया एक्चुअल लैब्स के ऊपर। एक्टिव डायरेक्टरी आपके पास ओएससीपी में भी है और बड़ी मुश्किल है एक्टिव जी। डायरेक्टरी ओएससीपी, बड़ी मुश्किल है। लेकिन जो इसमें ना सीटीएफ के जो चैलेंज है वो ज़्यादा है, ठीक है, लैब और ज़्यादा है। वो कॉस्टली के लिहाज से, क्योंकि वो नया नया, देखो वो नया नया इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मार्केट के अंदर। लेकिन आप मार्केट की डिमांड को भी समझो, पीपीएनटी की डिमांड और ओएससीपी की डिमांड को जब आप कंपेयर करोगे ना तो एक अच्छी वैल्यू निकलती है, एक अच्छा वॉल्यूम निकलता है। ओएससीपी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने इशू किया जो जिन्होंने काली लिस्ट बनाई हुई है आपकी। जी। लेकिन जो पीपीएनटी को मैच्योर अभी हो रहा है, अभी नया बच्चा है, अभी मैच्योर हो रहा है, बट आई सी दी ब्राइट फ्यूचर पीपीएनटी इसी तरह का चलता रहा। लेकिन अगर आपको अपने आप को, अपने मॉड्यूल्स को वो करता रहा, अपडेट करता रहा, तो आई एम प्रीटी श्योर आफ्टर 1 ईयर मे बी 2 ईयर पीपीएनटी टक्कर देगा ओएससीपी को। उसका मटेरियल बहुत अच्छा है। बट अगर मार्केट की वैल्यू को आप समझे तो ओएससीपी डिमांड में है, उसकी जी। वैल्यू है। पीपीएनटी इज अ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, अभी भी कंसीडर करते हैं, अभी भी इसे लोग कंसीडर करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। मैं अपने सीसो की बात बताता हूँ। मेरे सीसो जो है हमें भी रेड टीमर चाहिए था। दे हैव अ सीआरटीपी सर्टिफिकेशन, ठीक है। ओएससीपी अगर हम कंसीडर करते हैं तो सीआरटीपी भी एक सर्टिफिकेशन है आपके पास, रेड टीमिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है। एंड आई सेड दैट कि ये पर्सन के पास सीआरटीपी है। मुझे पता था उसके, मैंने इसका इंटरव्यू जो इनिशियल इंटरव्यू था वो मैंने कंडक्ट कर लिया। तो मैंने आई सेड कि अब मैं सीसो को मैंने जो है ना कहा कि आए, मुझे ये बंदा जो है काफ़ी वैल्यूएबल लगा है, आप आके इस पर एक फाइनल इंटरव्यू कर लेते हैं, अगर हमें अच्छा लगता है तो हम इसे हायर कर लेते हैं। अभी रिसेंटली है, अभी हमें रेड टीम में जो पर्सन चाहिए उसकी उसकी बात बता। तो दे सेड ओके वी कैन गो। उन्होंने उस रेज्यूमे देखी, उसका पता पहला पहला सवाल क्या था मुझे, एक्सपीरियंस तो ठीक है लेकिन सर्टिफिकेशन सीपी नहीं है। आई सेड इसके पास सीआरटीपी है, उसका मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा है। अब ये चीजें है ना, ये समझना शायद कुछ लोगों के लिए आसान है, कुछ लोगों के लिए मुश्किल इसलिए है कि मार्केट की डिमांड को समझना है। मैं मेरी मेरी पूरी प्रॉपर एक एजेंसी चल रही है, तो मैं अगर किसी बंदे को बताऊंगा, अपने क्लाइंट्स को बताऊंगा आई हैव ओएससीपी सर्टिफाइड प्रोफेशनल लॉग्स, तो क्लाइंट्स हमारे पास ज्यादा आएंगे। अदर दैट मैं कहूँगा सीआरटीपी, ओके ये सीआरटीपी क्या है, मैं पीपीएनटी बताऊँ, ओके ये क्या है, हमें इसके बाद सुना नहीं है, अभी मेच्योर सर्टिफिकेशन ज्यादा नहीं हुई। तो कहने का मकसद ये पीपीएनटी बहुत अच्छा मटेरियल रखता है। जैसे मैंने बताया सीएचई, इसी को सीएचई सॉरी सीईएच, और आपके पास ईलन का ईजीटीपी अच्छा मटेरियल रखता है, अभी भी अच्छा मटेरियल है, बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, बट मार्केट में उसकी तरह डिमांड नहीं है। तो मार्केट की वैल्यू को भी समझना, ये नहीं कि बस उसने किया है, उसका अच्छा मटेरियल है, कॉस्टली इफेक्ट उसका जो है वो कॉस्ट में कम है तो वो हमने कर लिया। अगर मार्केट में उसकी डिमांड ही ना हुई फिर तो पैसे वेस्ट हो गए ना आपके। ये चीज समझना जरूरी है। सही। तो अच्छा, आप बता रहे थे सॉक और ऑफेंसिव सिक्योरिटी के तो बात होगी हमारी, तो पाथवे आप बता रहे थे। हाँ, लेट्स से अब आपने सॉक में जाना है। सॉक में जाने के लिए आपके पास कॉम्पिटिया का सिक्योरिटी प्लस, ठीक है, ये अगर आपके पास है बेस्ट है सॉक में जाने के लिए, या इसी को सी एच भी तब भी ठीक है, ठीक है। लेकिन सॉक में जाने के लिए जैसे आपका रोड मैप सॉक की तरफ है तो कॉम्पिटिया का सिक्योरिटी प्लस अच्छा है, सिक्योरिटी प्लस करें एंड देन गो विद दी इसी काउंसिल का सर्टिफिकेशन है सॉक एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन, जी जी। एसओए के नाम से है, एसओए या एसओसी के मुझे इस तरीके याद से नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। है, लेकिन उनका है सर्टिफाइड सॉक एनालिस्ट। वो करें, आप L1 पे अप्लाई करें। लेकिन L1 पे अप्लाई करने के लिए जरूरी पता है क्या है, आप पहले सॉक को समझे, इनके जो टूल्स हैं ना उनको समझे, ये है क्या, इसमें लेवल जो किस तरह डिफाइन किए गए हैं। लोग अभी फ्रेशर होते तो लेवल 2 पे अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें इंटीग्रेशंस का नहीं पता होता। अच्छा, इसमें फ्रेमवर्क्स बड़े जरूरी होते हैं, खासतौर पे आपके पास ISO 27001, ठीक है। तो सॉक एनालिस्ट आपको जो है ना ये इसी कौशल का जो है आपके पास सॉक एनालिस्ट है, यहाँ आप जाते हो वो कर लेते हो, कॉम्पिटिया का सिक्योरिटी प्लस कर लेते हो। तो एक ना बंडल ऑफ पैकेज है जहाँ पर आप कंप्लाइंस को भी डिस्कस कर लेते हो, तो आपको पता होता है ISO 27001 क्या है, इसकी चेकलिस्ट क्या होगी। लेट्स से इसको देखते हुए अगर आपने कॉन्फ़िगरेशंस करनी है सॉफ्टवेयर की तो कैसे कर सकते हो। तो एक अच्छा सर्टिफिकेशन है सॉफ्ट के लिए। एंड देन गो विद द L1। आफ्टर द L1 आपको सर्टिफिकेट की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती नहीं है, बट आपको अपने नॉलेज का गेन करना है, रेज्यूमे को ज़्यादा हैवी करना है, तो वो सर्टिफिकेशन तो मार्केट में ही है, हैवी है। उसके बाद L2 L1 L3 गो है। लेकिन L3 के लिए आपको फ्रांसिस का होना जरूरी है क्योंकि वो वहाँ पे इंसिडेंट रिस्पॉन्स आता है।
तो फिर वो मार्केट में जो फ्रांसिस के जो बड़े हैवी ऑर्गेनाइजेशन है, जी जी। सैंस जीपेन जो आपको देता है, ठीक है। मैंने जीपेन, मेरी कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया था, मैंने ट्रेनिंग कंडक्ट की थी, ठीक है। कंडक्ट करने के बाद जब एग्जाम की बारी, मैं फेल हो गया, मैं जीपेन फेल करके बैठा हूँ, ठीक है। अच्छा खासा महंगा सर्टिफिकेशन है, मुझे कंपनी ने स्पॉन्सर किया था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सितंबर की बात बता रहा हूँ, मैंने सितंबर में एग्जाम दिया इसका, वो ऐसी थी ये जीपेन का, ठीक है। मैं फेल हुआ हूँ, वो बड़ा अच्छा सर्टिफिकेशन है, लेकिन पता नहीं कैसे फेल हो गया। बेटर फॉर द नेक्स्ट टाइम। बट कहने का मकसद ये है कि अच्छी फील्ड है। अब कंप्लायंस की तरफ ये है, इसमें भी ये है कि आप सिक्योरिटी प्लस करें, कंप्लायंस में जाना है। अनटेक्निकल फील्ड है, इसमें कोई टेक्निकल डोमेन नहीं आपको चाहिए होती। सिक्योरिटी प्लस कोई टेक्निकल नहीं है, अनटेक्निकल ये सर्टिफिकेशन है, क्विज बेस्ड एग्जाम होते हैं इसके। सिक्योरिटी प्लस करें, सिक्योरिटी प्लस के बाद आप जाएं ISO 27000 पढ़ें, ठीक है। पहले पढ़ें, फिर ISO 27000 के साथ एक है ISO 27002, 1 और 2 दोनों है, ठीक है। 1 को स्टडी करें। अब यहाँ पर 1 करने के बाद आप लीड इम्प्लीमेंटर बने या लीड ऑडिटर का सर्टिफिकेशन है। ये 2 सर्टिफिकेशन है। अभी तो एसोसिएट इन्होंने फ्री भी लॉन्च किया, वो तो एक अलग चीज है। तो मैं देख रहा हूँ लोग जो है वो कर तो रहे हैं, वो फ्री उसके एग्जाम के आंसर निकाल के, चीट शीट कोड निकाल के उसके अप्लाई करके उसका सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। बट वो वर्थफुल नहीं है, क्योंकि वो फ्री वाला है। लीड इम्प्लीमेंटर इसका अच्छा है, और एक इसका अच्छा ऑडिट वाला। वो है ISO 27001, और आप मार्केट के अंदर ही हो सकते हो कंप्लायंस की, पर ये अनटेक्निकल डोमेन है। सही। अच्छा, आजकल एक और फ्री सर्टिफिकेशन जो सी चल रही है, वो बेसिकली फ्री की गई है कोपन कोड के जरिए, सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी, ISIS के मतलब के वो जो से है वो दे रहे हैं। हाँ, तो बताए। इसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? इसको आपकी नज़र में आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये वर्थ इट करता है? अगर फॉर एग्जांपल ये दिसंबर तक है, आई थिंक अभी तो वो जो से कूपन कोड जो सा दिया गया था वो शायद काम नहीं कर रहा, वो लिमिट शायद रीच हो गई है, 1 मिलियन की थी। तो अभी दिसंबर के बाद फॉर एग्जांपल जो से लोग आना चाह रहे हो, अराउंड अबाउट पाकिस्तानी 40 to 45,000 में ये बन जाती है ISIS केयर की जो सी ये सर्टिफिकेशन। तो क्या आप इसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? देखो, आज जब हम बात करते हैं ना ISIS केयर की, ये एक ब्रांड वैल्यू है। यानी समझो कि BMW ने फ्री में कोई चीज दी है ना, तो लोग लेंगे, लाजमी लेंगे, और उसकी कोई ना कोई वर्थ निकलनी है। तो मैं इसका कोई एस्टिमेट लगा नहीं सकता, लेकिन ISIS केयर जो जो आपको दे रहा है ना, वो सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी, मुझे पता CC दे रहे हैं आपको, फ्री वाला दे रहे हैं, ठीक है। आने वाले वक्त में शायद हो सकता है इसकी वर्थ हो, लेकिन राइट नाउ क्योंकि सारे लगे हुए हैं और वेल नोन इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, लेकिन ISIS केयर ब्रांड एक वैल्यू रखता है। वो उसका CSSP है, उसके पास सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल एक सर्टिफिकेशन है, बड़ा हैवी सर्टिफिकेशन है, ठीक है। मैंने CSSP का एग्जाम दिया है। मैं पहले से एग्जाम मैंने जब दिया था 20 के अंदर मैंने दिया था इसका पहला एग्जाम CSSP का, दुबई में जाके मैं फेल हो गया था, ठीक है। सेकंड एग्जाम मैंने ये रिसेंटली दिया है, अगस्त के अंदर दिया है गैस, ठीक है। और वो मैंने क्लियर किया, तो वो जो इसकी एग्जाम की ट्रांसपेरेंट स्लिप होती है, तो वो मुझे मिली, और आई वॉज वेरी हैप्पी। आईसिस की बात करने का मकसद, आईसिस केयर एक ब्रांड है, एक अच्छी वैल्यू रखता है। पॉसिबिलिटी ये है कि उसके जो सर्टिफिकेशन CC है ना, इन फ्यूचर उसकी डिमांड हो। अगर आपके पास है, गुड है आपके पास, क्योंकि फ्री लॉन्च किया गया, आने वाले वक्त में पता शायद वो फ्री करते भी हैं कि नहीं करते, बट अभी के लिए है। तो अगर आप एग्जाम कंडक्ट कर लेते हो, एग्जाम पास कर लेते हो, वेल एंड गुड है, ठीक है। शायद फ्यूचर में आपको ना वो एक अच्छा प्लस पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। सही। माशाल्लाह काफ़ी क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो और आप जैसे है स्टूडेंट्स को कोई मतलब के एडवाइसेस देना चाहें? अच्छा, इंटर्नशिप्स के हवाले से मैं ना अभी एक कंपनी देख रहा था, नेम मैं लूंगा उसका, इस वजह से लूंगा कि ताकि लोग अवेयर हो जाए, ब्रेनेस्ट के नाम से। तो वो लोगों के साथ कर क्या रहे हैं, इतनी सारी उन्होंने जो सी पोस्टिंग्स की होती है लिंक्डइन के ऊपर, ये हम कर रहे हैं जी, इंटर्नशिप आपको दे रहे हैं, इतने लोगों ने अप्लाई किया होता है, और एंड पे जाके उन्हें रिस्पांस क्या आता है, यू आर रिजेक्टेड। और लेकिन हमारे पास आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप हमसे जो सी ट्रेनिंग परचेज कर सकते हैं, और वो ट्रेनिंग का वो सेम आउटलाइन होगी जो सी हमारी वो इंटर्नशिप की है। तो बेसिकली इस तरीके से जो सा होता है लोगों को। इंटर्नशिप का आप क्या कहेंगे कि इंटर्नशिप के बारे में आपको क्या करना चाहिए? सर्टिफिकेशन वगैरह तो माशाल्लाह हमने काफी इसका जायजा लिया। तो इंटर्नशिप्स के जो से बिगनर्स हैं, इंटर्नशिप्स देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या एडवाइसेस देंगे कि किस तरीके से आप इसको देखें? क्योंकि एक बंदे का एक्सपीरियंस ही नहीं है। आपने बताया कि एक्सपीरियंस होगा, आपने जो सी एडवाइसेस दी। तो अभी एक बंदा है, उसके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो इंटर्नशिप जारी बात है वो देखेगा। तो
इंटर्नशिप को वो कैसे हासिल कर सकता है और वो क्या चीजें उसको मद्देनजर रखने चाहिए कि वो एक अच्छी कंपनी से इंटर्नशिप ले ले। अच्छा, इंटर्नशिप काफ़ी ज़रूरी है जब आपको लर्निंग पॉइंट करना होता है। अब इंटर्नशिप के लिए ना आपके पास रिमोट बेस भी है और आपके पास फिजिकल भी है। अब फिजिकल में ना प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप उस डिपार्टमेंट या उस कंपनी में ना जाओ जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट नहीं है। हम्म। यहाँ वो कह रहे हैं कि हमने बनाना है, ठीक है, लेकिन वो हायर आपको क्या कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप का बंदा हायर कर रहे हैं। तो वहां पे जाना नुकसान है आपके। आपने जाना है लाहौर में, लाहौर में एक बड़ी वेल नोन कंपनी है कैटल सिक्योरिटी, ठीक है, अच्छी कंपनी है लाहौर के अंदर। वो इंटर्नशिप लॉन्च तो नहीं करते, लेकिन आप उन्हें पर्सनली अप्रोच करोगे, दे कैन गिव यू अ पेड इंटर्नशिप एज वेल। मेरे कई जाने वाले इंटर्नशिप वहाँ पर की है उन लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक कंपनी लाहौर में ही है, वेप्रो वीएम, अच्छी कंपनी है अगेन, ठीक है। वो भी इंटर्नशिप लॉन्च तो ऑफिशियली नहीं करते, लेकिन उनका एक प्रोग्राम होता है, ट्रेन प्रोग्राम, आई गेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका कुछ उनका प्रोग्राम होता है। वहाँ पे अप्लाई करो, वहाँ पे अच्छा खासा सीखने को मिलता है। इस तरह रावलपिंडी में है टायर 3 नाम की कंपनी है, वो भी इंटर्नशिप देती है नहीं देती मुझे इसके बारे में पता नहीं है। इस तरह इन्फॉर्मेशन थ्रिलियम एक नाम की सिक्योरिटी है, थ्रिलियम इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, कुछ इस तरह है। वो भी इंटर्नशिप देती है, अच्छी देती है। इसके अलावा आपके पास कराची में है डेल्टा डेल्टा सिक्योरिटी, ठीक है, डीटीएस सिक्योरिटी के नाम से है, या डीटीएस सोल्यूशन के नाम से है। वो भी आपको इंटर्नशिप ऑफर करती है। अगर आपने इंटर्नशिप करी तो दैट इज अ गुड। इसी तरह सिस्टम लिमिटेड कंपनी है, काउंटर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी है, वो भी आपको इंटर्नशिप ऑफर करते हैं इसके अंदर। इन चंद बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा मैं किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन सबसे जो है ना आसान तरीके का आइडेंटिफाई करने का, कंपनी में अगर डिपार्टमेंट है साइबर सिक्योरिटी का, या वो पहले से काम कर रहे हैं किसी फील्ड में, इसी डिपार्टमेंट में किसी फील्ड में काम करें, उनके पास या 2-3 पर्सन है, एक्सपीरियंस पर्सन है, आप इंटर्नशिप उनके अंदर कर सकते हो, क्योंकि सीखने को काफी कुछ मिलेगा। अगर आपको लगता है इंटर्नशिप वहां पर है जहां पर अभी कुछ नया डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट होना है, आपको लगता है कि शायद मेरा टाइम वेस्टिंग हो, आईटी मैनेजर के नीचे लगूं, उसको पहले से पता नहीं है साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है, आलमी हमारा ये आईटी मैनेजर वाले को ये खुद नहीं पता होता कि साइबर सिक्योरिटी बेसिकली क्या है। और तो इसका एक सोल्यूशन हाल ये है, गो विद दी ऑनलाइन। और आप जब ऑनलाइन में आते हो ना, मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि आप पाकिस्तान में बैठ के रिमोटली, यू नो वर्किंग एज ए यूएसए कंपनी, यूके की बेस्ड कंपनी में, या दुबई बेस्ड कंपनी में रिमोट आप इंटर्नशिप करो, आपकी रेज्यूमे में एक अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है। और वो एक अच्छा इंप्रेशन होता है कि आपने जो पहले इंटर्नशिप की, बेशक आपने रिमोट की, क्योंकि अभी रिमोटली वर्क, मैं खुद रिमोटली जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। फिजिकल जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन रिमोटली मेरी मेन जो जॉब है वो रिमोटली। तो इसमें क्या है कि आपके पास सीखने तो को मिलता ही मिलता है, लेकिन रिमोटली में लिमिटेशन होती है, ठीक है, और इतना खास सीखने को नहीं मिलता। बट जो आपको मिलता है वो वर्थ इट होता है, ठीक है, वो मार्केट में नॉलेज के लिहाज से बहुत जबरदस्त है। और डेफिनेटली वो कैरियर ग्रोथ रेट के लिए बड़ा अच्छा, आपको नेक्स्ट स्टेज में जॉब मिल सकती है। बट रिमोटली के लिए भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स को फॉलो करो। मैंने कुछ देखे हैं इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, बट मुझे इनके नाम से इतना याद नहीं है। हैं कुछ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको रिमोटली भी जो है ना इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं। ना कि आप सर्च गूगल पे करो, लिंक्डइन पे अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे फॉलो करो, तो अच्छे इंस्टीट्यूट्स आपको दे रहे हैं। इवन सिस्को भी आपको दे रहा था, लास्ट ईयर सिस्को दे रहा था आपको। सही। और लास्ट पे मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा सीवी के हवाले से। सीवी किस तरीके से डिजाइन की जाए जाए अट्रैक्टिव जो सी है, जैसे कि आपने बताया कि वो बेसिकली खुद बंदे नहीं देखते, वो जो से है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड जो सी है वो एनालाइज की जाती है। तो उसको हम कैसे बाईपास कर सकते हैं, उसको हम कैसे जो सा है गुजर सकते हैं, हमारी सीवी कैसे एक्सेप्ट हो सकती है, कौन सी चीजें हैं इसमें डाली जाएं जो सी है वो पास आउट हो जाएं। देखें, इसमें ना आपकी ना सीवी के स्टैंडर्ड होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है, आपके पास पिक्चर लगी हुई है, ठीक है, नहीं लगी तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ना एचआर के पास उसका काम आसान करने के लिए उसके सोल्यूशन लगे हुए पीछे। वेबसाइट आप जब अप्लाई करते हो ना, तो ऑटोमेटिक वो पता क्या करता है, वो ऑटोमेटिक आपके डाटा जो होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं उस फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप ना, वो जो आजकल मैं देख रहा हूँ, इस सब पिक्चर लगी होती है, देन नीचे डिटेल होती है, पूरा यहाँ पे फ्रेमवर्क बना होता है, देन यहाँ पे जेडीज लिखी होती है, ठीक है। तो वो जो टेम्पलेट है उसको आप इग्नोर करें। अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं, पेड टेम्पलेट्स भी हैं, अच्छी वेबसाइट्स के ऊपर पड़े हुए हैं। मेरी खुद जो है, मैं जो टेम्पलेट यूज करूँ पेड टेम्पलेट, ठीक है, लेकिन अच्छा है, वो सोल्यूशन मुझे पता है वो बाईपास कर देता है। अब सबसे लेट्स से आप अपना कोई टेम्पलेट बना रहे हो, डॉक के अंदर बना रहे हो, या
पहली बात है डॉक में हो, डॉक में फिर पीडीएफ कन्वर्ट करो, ठीक है। तो इसमें क्या, जाहिर सी बात है पीडीएफ में तो बनेगी नहीं, वो तो एडिटेबल नहीं होती। लेट्स से आप डॉक में बना रहे हो, तो डॉक में पता है क्या चीज होती है, जरूरी चीज क्या है, आपने लेट्स से कोई एक्सपीरियंस मेंशन किया ना, अपनी जेडीज लास्ट भी मेंशन, आप किस चीज को रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। फिर सबसे जरूरी चीज, लेट्स से आप पेन टेस्टर की तरफ हो, तो आप अपने उन टूल्स को मेंशन करें, जैसे नेसिस है, आप किस चीज को, काली लिनक्स है, बड़े बड़े ये वो जी टूल्स हैं, ये सोल्यूशन ओएस सिस्टम्स हैं, जो आपके जो लेट्स से जो एचआर के बंदे हैं उनको प्रोवाइड की जा रहे होते हैं कि यार आप लिखना काली लिनक्स लिखना, आप इतना नेसिस लिख लेना, अगर वेब क्या है तो नेसिस लिख लेना, आप लिखना वल्नरेबिलिटी असेसमेंट लिख लेना, ठीक है। तो जो जितने भी लोग जिन लोगों ने रेज्यूमे की चीजें मेंशन की होगी, तो वो रेज्यूमे आपको शो होगी, बाकी कवर हो जाएंगे, ये एचआर की तरफ होता है। बट आपने क्या करना है, आपने कीवर्ड्स मेंशन करने हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके मेंशन होंगे। लेट्स से आपने लिखा है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एज अ टीम लीड या एज अ पार्ट ऑफ टीम मेंबर वी आर हैंडलिंग लेट्स से द वेब एप्लीकेशन, और वेब एप्लीकेशन में आप क्या डील कर रहे थे, ठीक है, किन अटैक्स को डील कर रहे थे वो मेंशन करो, ठीक है, किन टूल्स को डील कर रहे थे वो मेंशन करो। आपकी जेडीज जो है ना, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो एटलीस्ट 4 से 5 लाइनों में आप, या 5 लाइन से बना दिए कि 5 पॉइंट्स आप लाजमी उसके बनाओ, ठीक है। तो इस तरह आप लिखो। आई बिलीव दैट कि आप जो है ना अपनी सोल्यूशन को बाईपास कर सकते हो, इजीली बाईपास कर सकते हो। और सबसे मेन रीजन, आपका जो ऊपर होता है ना, एक इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, समरी जिसे हम बोलते हैं, जी रेजमे के ऊपर लिखा होता है, वो समरी ना आज भी हम लोग गलत समझ रहे हैं। वो समरी आपके अपने बारे में होती है कि आपने इस पूरी रेजमे में क्या लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास क्या से सर्टिफिकेशन है, आपने क्या किया हुआ है, फ्यूचर प्लान क्या है, स्टडी किस फ्यूचर के ऊपर कर रहे हो, वो चीज होती है ना, कि ये होती है आई एम डेडिकेटेड पैशनेट पर्सन इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड, एक नेगेटिव पॉइंट आता है, ठीक है। बायो जिसे हम आम जुबान में बायो बोलते हैं, लेकिन जी रेजमे में हम क्या कहते हैं, समरी कहते हैं। वो उस चीज को जरा ठीक करें, आप अपनी रेजमे को देखते हुए उस चीज को मेंशन करें, सर्टिफिकेशन मैंने ये किए हुए हैं, एंड देन ये मेरी जर्नी, मुझे फ्यूचर सर्टिफिकेशन के लिए इस सर्टिफिकेशन में स्टडी कर रहा हूँ, एंड देन कोई आर्टिकल्स है वो लिखो, कोई आपने पब्लिश की हुई है डॉक्यूमेंट पब्लिक किया हुआ है वो लिखो, दैट्स इट। वो आपको शॉर्ट समरी ही इफेक्ट करता है, क्योंकि ऊपर से नीचे देखा जाता है, ना कि ऊपर से गंदा इफेक्ट पड़ा है और जब आप नीचे आ रहे हो तो वो यू नो वो क्या कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, लास्ट इम्प्रेशन तो वो एक नेगेटिव पॉइंट में चला जाता है। रेज्यूमे आपकी 2 पेजेस में भी जा रही है, सॉरी मैं बात कर, रेज्यूमे आपकी 2 या 3 पेजेस में जा रही है ना, तो ये प्लस पॉइंट होता है, ना कि एक ही पेज के ऊपर सारी डिटेल। ये इतना एक पेज वाली रेज्यूमे जो है ना, वो ज्यादा मैटर ही नहीं करती, वो देख के लगता है यार किसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, जी चाहे उसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो एक पेज वाले रेज्यूमे के बंदे के पास। लेकिन जितनी पेज ज्यादा है ना, 2 साल का एक्सपीरियंस है, जेडीज आपने लगभग मेंशन किया, खैर लेट्स से 3 साल का एक्सपीरियंस है, और पेजेस आपके 4 लगे हुए हैं, तो मैं देख के कहूंगा इस बंदे के पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, या एटलीस्ट इस बंदे के पास जो है 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, पेजेस ज्यादा होने की वजह से। तो ये चीज मैटर करती है। सही। अच्छा ये तो हमारा हो गया था जॉब्स के हवाले से, किसी ने जॉब करनी है साइबर सिक्योरिटी में। अगर किसी ने बग हंटिंग करनी है तो उसको क्या करना चाहिए? काफी लोग होते हैं, पहले तो वो जो से है वो न्यूज में या फिर जो से है वो पोस्ट में लोगों की देख के, यार मैंने इतने जो से डॉलर्स की बग हंट कर ली है, मैंने इसको हैक कर लिया। तो ये जो से इस तरीके से फिर है ना, उनका भी दिल चाहता है यार हम करें, लेकिन असल में वो उस चीज के लिए लोग बने नहीं होते। वो चीज वो होती है जो से उनके अपना जो सा है रियल पाथवे जो उनसे होता है उससे डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। कई लोग वाकई होती है जो उनसे बग बाउंटी के लिए बने होते हैं। तो ऐसे लोगों को इन दो टाइप्स के लोगों को क्या करना चाहिए? अच्छा देखें, बग बाउंटी को आज भी ना लोग कैरियर के तौर पे लेके चलते हैं, ठीक है। बग बाउंटी कैरियर नहीं है, पहली बात। बग बाउंटी आप इस तरह समझिए, वो एक लक है, अगर लगी तो ठीक है, ना लगी तो पता टाइम वेस्ट वाली बात है। आप एक बग को ढूंढने के लिए 4-4 5-5 घंटे लगा रहे हो लगातार, तो पता नहीं कितने वीक लगा के अगर लेट्स से आपने कोई बग ढूंढ भी लिया फॉर इंस्टेंस, ठीक है, और जब आपने रिपोर्ट किया तो पता चला है वो डुप्लीकेट रिपोर्ट, ठीक है। डुप्लीकेट हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो पूरी मेहनत वेस्ट होगी, आप डीमोटिवेट हो, ठीक है। अच्छी चीज है बग बाउंटी, एक आपको अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट मिल भी जाती है, सम केसेस में नहीं भी मिलती, क्योंकि डिपेंड करता है कितना बड़ा आपने बग फाइंड किया है, ठीक है। लेकिन इसका हाली बात करने का मकसद ये है कि बग बाउंटी जो है ये कैरियर नहीं है, ठीक है। इसे आप लेके चलें एज अ पार्ट ऑफ द सेकंड जॉब लेके चलें, अगर आपके पास फ्री टाइम है जॉब के बाद भी, अगर आपके पास फ्री टाइम है तब आप लेके चलें, लेकिन उसमें भी आप जो है अच्छे प्लेटफॉर्म फॉलो करें, जैसे बग क्राउड आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, हैकर वन एक अच्छा प्लेटफॉर्म, उसको फॉलो करें, ना कि जो दूसरे यानी कि कई सारे प्लेटफॉर्म है बग क्राउड के,
लेकिन सबसे जो बड़ा प्लेटफॉर्म है ना वो है स्नैक टीम का। जी जी। ठीक है, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, मैं उसका खुद मेंबर हूँ। ठीक है, अभी मैं बग फाइंड नहीं करता, उसमें जो चीजें हैं ना वो अच्छी हैं, लेकिन अगेन उस तक पहुंचने के लिए यू हैव अ प्रोग्रामिंग स्किल, रेड टीम एक्सरसाइज आपके पास होनी चाहिए, और वहां पे जो आप अर्निंग कर सकते हैं वो एक अच्छी है, क्योंकि बग बाउंटी का रोड मैप कोई भी नहीं है। पहली बार इसका रोड मैप नहीं है, ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड होता है कि आपके पास कितना स्किल है। और स्नैक अगर रेड टीम मेंबर्स बना आप बन गए हो, सो दैट्स अ मेन थिंग कि अब आप बग बाउंटी को आप फुल टाइम लेके जा सकते हो। ठीक है, बट फिर भी उसे फुल टाइम कंसीडर ना करो, उसे जस्ट पार्ट टाइम ही कंसीडर करो, क्योंकि 8-8 घंटे 9 घंटे लगाने के बाद आपको कोड किया है तो चला वो डुप्लीकेट हो गया, तो वो डिमोटिवेट बंदे को कर देता है। जी मुझे 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 मैं बग बाउंटी जब मैंने स्टार्ट की थी, होता है स्टार्टिंग में मैं भी फिसला हूँ, मैंने भी अपने आप को ना डिवाइड किया, बग बाउंटी मैंने बहुत टाइम लगाया, मैंने बग क्राउड को बहुत टाइम लगाया। ठीक है, वो डुप्लीकेट में ज्यादा लगे हैं मुझे, ये आज तक बाउंटी में ना सिर्फ कोई 3 से 4 लगी होंगी, वो कोई 100 की लगी थी या फिर 70 की लगी है, 70-80 डॉलर की लगी, 100 नहीं मैंने क्रॉस किया होगा, ज्यादा 100 नहीं मैंने क्रॉस किया। ठीक है, उसके बाद वो पेपाल का मसला आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो कहने का मकसद ये बग बाउंटी, मैं अपनी जर्नी की बात ये ना कहना कि मैं अपनी जैसे आपको कह रहा हूँ, आप बग बाउंटी को फुल टाइम कंसिडर ना करो, मैं एज ए इंडस्ट्री में काम करते हुए आपको कह रहा हूँ। ठीक है, वो कैरियर नहीं, वो जस्ट अ टाइम वेस्टिंग थिंग, उसे आप पार्ट टाइम कंसिडर करो। एग्जैक्टली मैंने भी देखा है कि जो सा है वो बग बाउंटी अक्सर कंपनीज जैसी होती हैं, वो अगर आप वैलिड बग फाइंड भी कर लेते हैं तो वो बाउंटी ना देने के बहाने कहते थे कि ये डुप्लीकेट है, तो आपकी सारी मेहनत ही एग्जैक्टली, जाया हो जाती है। तो एग्जैक्टली होता है ऐसे ही। और फिर बाद में जो सा है वो उबर जैसे केसेस सामने आते हैं। तो बाकी माशाल्लाह काफी ऊपर अच्छा। ऊपर के केसेस में पता है क्या होगा, ऊपर के केसेस में सोशल इंजीनियरिंग हुई है, बेसिकली एम्प्लॉय की सोशल इंजीनियरिंग, क्योंकि आपके मेरी इसमें ना जब हम सोशल इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं ना, एम्प्लॉय सोशल इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, देखो कि कंपनी उबर जैसी या कोई भी कंपनी आईटी सेक्टर की, वो आईटी के ऊपर लेट्स से $1 बिलियन लग रही है, $1 बिलियन लगा रही है, उसने प्रॉपर एक सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया होगा। ठीक है, जो क्रैश नहीं सकता, अपडेटेड सॉल्यूशंस लगे होंगे, ईडीआर सॉल्यूशंस लगे होंगे। ठीक है, फ्रेमवर्क्स लगे होंगे, थ्रेट इंटेलिजेंस के फ्रेमवर्क्स लगे होंगे, लोग को देख, लोग जो आपके लोग होते हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा होगा, वहां पे प्रॉपर सॉल्यूशन खड़ा होता है। अब वहां पे एक ऐसा पर्सन उसको लीड कर रहा है या उस कंपनी में ऐसा पर्सन काम कर रहा है जो अब अनअवेयर है, तो वहां पे काम खराब होता है। तो ये अवेयरनेस जो है ये अभी देनी जरूरी है, और ऊपर को मेरे ख्याल समझ में आ भी गया होगा। तो अभी देख रहे थे उनके वो प्रॉपर जो है कई सारी जॉब्स उन्होंने निकाली हुई थी ऊपर में। जी एग्जैक्टली उससे अगले दिन ही वो ना काफी लिस्टिंग हुई थी। बेसिकली हमने देखा है कि सर्टिफिकेशन जो सी हैं, एक बंदा है, हम जैसा कि मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स की खास तौर पे जो से इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो देखते हैं सर्टिफिकेशंस उनके लिए अफोर्ड करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? ये बात रियलिटी है, और ये बात सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। देखें, जब हम बात करते हैं ना सर्टिफिकेशन लेने की, तो डॉलर में बात होती है। अभी इसी काउंसिल ले लें या कॉम्पिटिया ले लें, बेसिक सर्टिफिकेशन ही ले लें, वो आपको $700 से शुरू होता है, देन $400 पे जा रहा है, आखिरी सर्टिफिकेट 400-450 डॉलर पे जाता है। और आज डॉलर का रेट क्या 226 है या 24 इसके आसपास है। ठीक है, तो जब हम इसको कंसिडर आज की डेट में कंसिडर करें, तो ये तो पहुंच जाता है आपके पास 1,80,000, अगर तो कोई जी। $400 के करीब है। ठीक है, वो लाख क्रॉस कर जाता है, आपका 1 लाख क्रॉस कर जाता है। अगर वो $800 का है तो डेफिनेटली आपका इजीली जो है 1,70,000 90 या इससे ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब बात करते हैं ना ह्यूज अमाउंट की, एज ए स्टूडेंट लाइफ या एज ए ऐसा पर्सन जो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन तो मेरे पास भी खास है नहीं, कि क्योंकि सर्टिफिकेशन मेजोरिटी में है। लेकिन इसका ना मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अभी रिसेंटली जैसे इसी कौंसिल इंडिया में काम कर रहे हैं ना, इसकी ब्रांचेस हैं, इस इंडिया में है, सिंगापुर के अंदर है। ठीक है, लोकेटेड ये अभी यूएसए के अंदर ही है। जी अभी इसी कौंसिल जो है दे आर प्लानिंग टू प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि इनका ना मैं बता दूं इनके ना एफिलिएशन, इनका सिस्टम है क्या है, आप यहाँ तो एटीसी मेंबर बन जाओ, यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एटीसी एटीसी एक्रेडिट ट्रेनिंग सेंटर तो है, लेकिन जब आप एक्रेडिट ट्रेनिंग सेंटर बनते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप इसी काउंसिल के जो एग्जाम और उनके जो वाचेस होते हैं ना, वो सेल आउट करते हो। ठीक है, हम्म लेकिन जब आप इस इनका एक और प्रोग्राम है जिसे हम बात कहते हैं एफिलिएशन प्रोग्राम, एफिलिएट करवाना। अगर आप एफिलिएट करवाते हो ना, आपका इंस्टीट्यूट एफिलिएट हो जाता है, आपका जो कंटेंट है ना वो आपका रहता है। हम्म। तो इसी कौंसिल दे आर प्लानिंग, अभी मेरे इलम में भी है,
मैं इन टच हूँ। वो क्यों इन टच हूँ वो शायद मैं कभी कभी पर्सनली आपको बताऊँ। दे आर प्लान इसी काउंसिल यूएसए वाला, दे आर प्लानिंग टू कम इन पाकिस्तान, नॉट अ फिजिकल ब्रांच, अभी ऑनलाइन की तरफ आएंगे, शिफ्ट होंगे, ठीक है। एंड उसमें क्या है कि उसमें थर्ड पार्टी अभी इन टच हुई है, जिनकी कंपनी यूके में रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है, दे आर रजिस्टर्ड इन यूके, ब्रांच इसी कौंसल ही है, लेकिन वो प्रोवाइड पाकिस्तान को करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड मार्किंग का कुछ इस तरह सिनेरियो होता है, आप ट्रेड मार्किंग में इस तरह कुछ होता है, ठीक है। तो अभी वो क्या है कि वो इसी काउंसिल पाकिस्तान में आए, वो डेडिकेटेड पाकिस्तानी के लिए होगा, ठीक है। अब यानी कि जिन्हें हिंदी उर्दू आती है उन लोगों के लिए, अब वो पाकिस्तानी हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हो, उन सब के लिए, ठीक है। तो वहां पर क्या है, उसमें कोर लेवल के कोर्सेज भी हैं जो मेरे अभी तक जो मेरे सुनने में आ रहा है, एंड देन डेडिकेटेड स्पेशलाइज कोर्सेज किए गए थे। इसी का सीएच है ना, एक जी जी। अच्छा खासा रेपुटेशन में है और एक अच्छी अच्छी खासी वैल्यू है, उसमें भी आपके पास वो एक अजीब सी, मैं कहता हूँ कि वैल्यू उनकी कोई सेम है। सी एच के क्विज वाले की एनएसआई और सी एच का प्रैक्टिकल, दोनों की वैल्यू सेम है, फर्क कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल में लैब वो दे देते हैं और क्विज में आपसे क्विज पूछते हैं और लैब हम्म। आपकी अपनी होती है, ये फर्क ही है, ठीक है। लेकिन ये जो इसी कौशल आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, बट आई बिलीव जो मुझे सुनने में अभी तक आया है, जिनके साथ मैं इन टच हूँ, आपको कोई यही कोई उनके जो स्पेशलिस्ट कोर्सेज है, ठीक है, उनमें आपको ये जो प्रैक्टिकल प्लस क्विज वाला सीन है ना, ये आपको राउंड अबाउट की 20 से 25 में देखने को मिलेगा, 20 से 25 हज़ार रुपए में। वो जो सर्टिफिकेशन है ना आपके पास, उसमें मॉड्यूल ज्यादा है, ठीक है। एंड देन आपका जो क्विज वाला सिस्टम है ना, क्विज भी होंगे आपके और प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको फिजिकल जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। तो ये मेरे ख्याल में काफी अच्छा प्लस पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले मंथ के अंदर ये चीजें आने वाली है, ठीक है। सही। एंड आई बिलीव कि ये आपको पता चल जाना है, क्योंकि ये अनाउंस होगा, ठीक है, जल्दी ही होगा। उसमें क्या है कि इसी काउंसिल जो सर्टिफिकेशन आप गेन करेंगे वो वर्थफुल होगा इंटरनेशनली, क्योंकि वो डेफिनेटली इसी काउंसिल एफिलिएशन रखता है और कंपनी रजिस्टर्ड बाहर की होगी। सही। और बेसिकली ये जो सा कुछ टाइम के लिए होगा या फिर ये परमानेंट इसी जो सा है कॉस्ट के मतलब के राउंड अबाउट रहेगा ये? नहीं नहीं, ये डेडिकेटेड बनाया है जैसे इंडिया के लिए है ना, इंडिया की करेंसी को देखते हुए अभी इंडिया के जो वो है ना वाउचर्स है वो सस्ते हैं, ठीक है। बानिस उनकी उनके वाउचर्स उनके, हाँ उनके इंडिया में 15,000 12,000 रुपये में इसी का सीएच का वाउचर है। और एक अलग बात है कि हमारी करेंसी करती है, जी जी। 2 रुपये है फर्क है, बट उनके वहाँ पे 15,000 12,000 रुपये का सीएच है। हमारे पास डॉलर्स में आता है, पाकिस्तानी पीकेआर में नहीं आता। नहीं आता। पाकिस्तान पीकेआर में आएगा ना, तो पीकेआर की प्राइस में आएगा, ना कि डॉलर की प्राइस में आएगा। अभी जो पीकेआर की प्राइस होगी वो यही इसी के बीच में रहेगी, 20-25 हज़ार। जैसे इंडिया में है ना 15 से 20 हज़ार, 15 या 12 के अंदर। पाकिस्तान में वो जब आएगा ना, तो पाकिस्तान में आपको 20 या 25 30 हज़ार ही आपको देखने को मिलेगा। और वो उसमें फिर वो लाइव ट्रेनिंग्स भी आपको दे रहे होंगे, बट आई अंडरस्टैंड अभी इसके ऊपर मुझे कंफर्म नहीं है, बट रिकॉर्डेड तो है ही है। अब रिकॉर्डेड में लेक्चर्स भी हैं, देन आपका एग्जाम है, एग्जाम के लिए आपको फिजिकल आना पड़ता है। जैसे अभी हम सीसीए की बात करते हैं, एसएसके की बात करते हैं, वो फिजिकल जाना पड़ता है, एग्जाम जी। सेंटर जाना। तो ये एग्जाम जाना पड़ेगा, सेंटर्स इनके जो एक्रेडिटेड सेंटर्स होंगे, जो पाकिस्तान में होंगे एक्रेडिटेड सेंटर होंगे, वहां जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वो फिजिकल एग्जाम होगा, आपने ऑलरेडी पे किया होगा। वही लैब्स होंगी, लैब्स का मैंने सुना है आपके पास भी 6-7 मशीन होंगी, यू नीड टू कंप्रोमाइज दिस मशीन। वो वायरलेस से शुरू हो गए, वायरलेस कंप्रोमाइज करोगे, देन आपके आरडीपी काम करेंगे, देन वो एक प्रॉपर एक सीन है। अभी मैं स्टडी भी करवा रहा हूँ, पी स्टडी करवा रहा हूँ, तो इसी के ऊपर ये एफिलिएशन सिस्टम मैंने से रीड किया सही। होगा। ये सिस्टम मुझे जो अंडरस्टैंडिंग हुई, यही अंडरस्टैंडिंग हुई है कि एक प्रॉपर प्रैक्टिकल प्लस क्विज सीन इसमें निकल रहा है। और अगेन वो सर्टिफिकेशन की वर्थ है भाई, वो इंटरनेशनली होगा और ये मतलब कि परमानेंट चलेगा। जी, मतलब कि बच्चों के लिए और जो से वैसे भी इंडस्ट्री में इन होना चाहते हैं उनके लिए काफी ईज हो जाएगा, खास तौर पे उनको पॉकेट मनी के हवाले से जो सा काफी ज्यादा ये डिफिकल्ट होता है। सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्योंकि देखें, 4 साल डिग्री के लिए हम 2 लाख 3 लाख लगाना जो है ना हमारे लिए इजी होता है, ना कि 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए हम एक ऐसे सर्टिफिकेशन पे लगाना जहाँ पे आपकी रियल टाइम भी एक हो, और आपके पास क्लियर नहीं हो तो पैसे आपके वेस्ट हो जाते हैं। हम्म। आप रीशेड्यूल कर सकते हो, यानी कि रिन्यू करवा सकते हो। रिन्यू तो क्या है, आप री टाइम पे कर सकते हो। $35 लेते हैं, मेरे ख्याल में $40 लेती है, इसी तरह लेती है इसी कौन सा काम से। बट वो अगेन एक अमाउंट बन जाती है। यहाँ पे आपके पास आई गेस 2 चांस। सही। चलें, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि हमारे क्वेश्चंस जो से है वो कंप्लीट हो गए हैं, जो से बच्चों के अक्सर जहन में होते हैं कि ये किस तरीके से होगा, तो काफ़ी हद तक आपने उनके आंसर्स कर दिए हैं।
तो कोई लास्ट चीज जो सी आप उन्हें अपनी तरफ से गिफ्ट के तौर के ऊपर कोई बात कहना चाहें? देखें, इसमें कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन छोटी सी बात करूंगा कि अगर आपको इस फील्ड में आना है और किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, किसी जगह पर आप काम कर रहे हो, देखें, अपने साथ सिंसियर लाजमी में जरूरी है। अगर मैं अपने साथ सिंसियर नहीं होऊंगा तो डेफिनेटली मैं अपना नुकसान करूंगा। इसी तरह मैं ये हर किसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हर हर किसी को बात है आपकी बात। अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं ना हो तो आप फील्ड के अंदर इन हो रहे हो तो ये टाइम वेस्टिंग कर रहा है। अब सिंसियर से मुराद ये क्या है, आप जिस जिस जगह पर भी ट्रेनिंग ले रहे हो या जिस जगह पे आपको लगता है कि मैंने प्लान किया और ट्रेनिंग लेने का, या आप सोच रहे हो कि इस पर्टिकुलर पर्सन से ट्रेनिंग लेनी है, वट जो भी आप कर रहे हो इस फील्ड में अगर आपको इन होना है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने इन होना है, जो इन हो चुके हैं उनके लिए नहीं है। तो आप उन जगह पे जाएं जहां पर जो पर्सन आपको ट्रेनिंग दे रहा है वो खुद इस फील्ड के अंदर है, पहली बात, ठीक है। और एक्चुअल रोड मैप को फॉलो अप करें, एक्चुअल रोड मैप को, ना कि बने बनाए रोड मैप को फॉलो अप करें, और अपना रोड मैप डिजाइन करें कि मुझे 5 साल बाद अपने आप को इस जगह पर देखना है, इस पोजीशन पर देखना है। जब आप उस पोजीशन की बात करेंगे ना, यानी कि मुझे लेट्स से इंजीनियर बनना, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, तो उसका आपको पता होगा कि मुझे कई कई सर्टिफिकेशन करनी है, कौन कौन से सर्टिफिकेशन करने होंगे, ठीक है, और कितना टाइम लगेगा मुझे। तो मेक योर ऑन रोड मैप और डेडिकेटेड उस इंस्टीट्यूट या उस पर्सन से आप ट्रेनिंग लें, ठीक है, जो खुद उस फील्ड में काम कर रहा हो, ना कि ये कर किसी और फील्ड में काम रहा हो और पढ़ आप कुछ और रहे हो। जब आप एक्चुअल में सर्टिफिकेशन के लिए जाएं तो आप कहेंगे ये तो है ही नहीं कुछ, और काइंडली ये CCNA वगैरह से काफी जो है ना आप जरा दूर रहें। इवन दो मैं वो टेफ्टा के कोर्सेज भी जो है मैं उसमें भी इन्वॉल्व रहा हूँ। वो एक है इंस्टीट्यूट में, नाम तो देना खैर पसंद नहीं करूंगा, ऐसी मसला ना बन जाए, बट मैं अब क्या कहूँ कि उन्होंने वो CCNA घुसाया हुआ है। नेफ्टा गवर्नमेंट की बॉडी है आपके पास, नेफ्टा गवर्नमेंट की बॉडी है आपके पास, उसमें CCNA घुसाया हुआ है, प्रोग्रामिंग घुसाई हुई है। फिर आखिरी महीने के अंदर वो आपको पढ़ा रहे हैं, पेन टेस्टिंग पढ़ा रहे हैं, जिसमें कोई प्रैक्टिकल ही नहीं, लैब पर कुछ सिनेरियो ही नहीं, ठीक है। और जो पढ़ा रहे हैं कुछ इंस्टीट्यूट जो आपको पढ़ा रहे हैं वो नेफ्टा के कोर्स भी पढ़ा रहे हैं, उसमें भी वो ट्रेडिशनल मेथड है, चीट शीट के पकड़े हैं, चीट शीट उठाई हुई है, वो कोड डाल देते हैं एंड देन ओके वी गॉट दी यू नो रिजल्ट, दैट्स इट। ये इस तरह से ज़्यादा ना आप अपने आप को ज़रा सिक्योर करें, ये टाइम वेस्टिंग है, इसका आपके रियल एनवायरनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना। अच्छा ना, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। लड़का बता रहा था कि जी वो इस तरीके से इंस्टीट्यूट में गया, सर पढ़ा रहे हैं जी हैकिंग, एंड्रॉयड हैकिंग या शायद क्या बता रहा था कि सर पढ़ा रहे थे। तो कहते हैं कि सर ने किया, वो हुआ नहीं, दूसरे दिन किया नहीं, वो तीसरे दिन, वो बस चले जी हमारा टॉपिक कवर हो गया, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये तो हमारा जो उनसे हैं वो इंस्ट्रक्टर्स वो हैं मेरे उनका। ख्याल में ना यूट्यूब की वीडियोस देखते होंगे, तभी ये हाल होता होगा। तो बस, बाकी बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए और इतनी सारी बातें हमसे करने के लिए। वेरी मच। चलें जी, इजाजत है फिर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।